हेलो फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम लोग पाइथन फंक्शंस कवर करेंगे। आज हम पाइथन फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है, रिकर्जन क्या होता है और लैम्डा फंक्शंस क्या हैं। आज हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन फंक्शन से। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं और उसमें प्री डिफाइंड टास्क होते हैं। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन जब हमें बिल्ट इन फंक्शंस नहीं चाहिए, हमें कोई अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज फंक्शंस बनाने होते हैं जिसमें कस्टमाइज सेट ऑफ टास्क लिखने होते हैं, उस केस में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करने के बेनिफिट क्या है, फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। फंक्शन में हम कुछ सेट ऑफ कमांड्स लिखते हैं जिसमें जिसे हम कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड, जो कि बार बार हमें प्रोग्राम में यूज करना होता है। हम उसको एक बार क्रिएट करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं प्रोग्राम में। उसका बेनिफिट ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें रीयूज़ करनी है हम उसको एक ही बार क्रिएट कर लेते हैं। अगर उसमें फंक्शनैलिटी में अगर हमें कोई चेंज करना होगा लेटर ऑन, तो उस एक जगह ही चेंज करना होगा, चाहे उसे 10 टाइम्स कॉल करना हो। तो 10 जगह चेंज ना करके हम एक ही जगह फंक्शन में चेंज करते हैं और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल करते हैं। फंक्शंस बेटर मॉड्यूलैरिटी देता है। जब हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम होता है तो बेटर है कि हम छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ अलग लिख लें, फंक्शंस में मॉड्यूलर अप्रोच बना लें और उन्हें कॉल कर लें। तो उसके लिए फंक्शंस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल रहते हैं। अब फंक्शंस को हम कैसे करते हैं, यहाँ डायग्राम की फॉर्म में मैंने समझाया है कि पहले तो फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। डेफ फंक्शन नेम एंड देन ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बिना भी हम फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद हम सेट ऑफ कमांड्स लिखते हैं और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट। इसको कॉल करने का तरीका है कि आप फंक्शन का नाम लिखो, ब्रैकेट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो पास करो। इस तरह से फंक्शन कॉल होता है और आप नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने बताया किस तरह से कॉलिंग है, डेफ फंक्शन नेम कॉलन। यहाँ पे हमने कुछ सेट ऑफ कमांड्स लिखी और जब भी किसी प्रोग्राम में हमें फंक्शन कॉल करना होगा तो उसी फंक्शन का नेम लिखेंगे और वो इस फंक्शन के सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फंक्शन चलता है। फंक्शन का स्कोप या फंक्शन की बाउंड्री सिर्फ इतनी ही है, जितने भी वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करोगे उतना ही उसका स्कोप होगा। फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा डेव प्रिंट मी str। यहाँ पर प्रिंट मी फंक्शन का नाम है और str इसमें पैरामीटर है। अब सपोज मुझे इसे कॉल करना है, मैंने इसमें लिखा प्रिंट मी हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पर पास हुआ स्ट्रिंग में और इसने यहाँ प्रिंट करा। ऐसे ही अनदर एग्जांपल है जैसे कि डेफ ग्रीट, यहाँ पर मैंने पास किया नेम एज पैरामीटर, हेलो नेम। अब जब भी हम इसे कॉल करेंगे इस तरह से प्रिंट करेगा, हेलो रीना, हेलो रोहित। ठीक है, अनदर एग्जांपल करते हैं जिसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास करते हैं। सपोज एक फंक्शन बनाया जिसमें प्लस का है, जिसमें ए और बी पास किया, सी इक्वल्स ए प्लस बी। अब हम चेक करना है कि जो इसका रिजल्ट आया है क्या वो इवन है या ऑड है। इफ सी परसेंट टू इक्वल इक्वल 0 है तो प्रिंट इवन, अदरवाइज ऑड। अब इसे कॉल करने का तरीका है, sum of 2 and 3 is plus 2 comma 3।
इसी तरह से इसमें यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं, यहाँ पर रिटर्न करना होगा, तब सही से वैल्यू आएगी। इस तरह सम ऑफ 2 and 3 इज ऑड 5, सम ऑफ 3 and 3 इज इवन 6। सो इस तरह से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने यहाँ पे लिखे हैं उतने ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने होंगे, और c इक्वल a प्लस बी। इस तरह से इसमें फंक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट को स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज जब भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न कमांड लिखना होगा। और c एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है, इसलिए c की एग्जिस्टेंस इसके बाहर नहीं है, क्योंकि c इसी के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो इसका इसका स्कोप जो है वो फंक्शन की बॉडी ही है। एक अनदर एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें सिंपल प्लस का सम वापस रिटर्न करना है। तो डेफ प्लस a कॉमा बी, इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं, c इक्वल a प्लस बी, जिसमें सिर्फ ये सम को रिटर्न कर रहा है, इसमें c की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा रिटर्न भी लिख सकते हैं a प्लस बी। अब जब हमें कॉल करना है, सपोज मैंने यहाँ पर x इक्वल 6 लिखा और z के अंदर हमें सम करना है, तो इस तरह से भी हम x प्लस प्लस कॉल करके और फिर उसमें हम सम कर सकते हैं। ऐसे हम मल्टीपल तरह से इसको कॉल कर सकते हैं जहां भी वैल्यू रिटर्न करनी है। थर्टीन। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शंस में जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे उतनी हमें वैल्यूज इसमें पास करनी होंगी। नेक्स्ट करते हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल का स्कोप कितना होता है, जिस पोर्शन में वो डिफाइंड होता है। अगर उसे प्रोग्राम में डिफाइन किया तो उसका पूरा स्कोप है, वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन अगर हम वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही उसकी एग्जिस्टेंस होगी, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, तो उसका स्कोप जो होगा वो लोकल होगा। ठीक है, लाइफ टाइम जो होती है वेरिएबल की वो उसी एरिया की होती है जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर्ड होता है, वो मेमोरी में उसी के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये फंक्शन है, अगर हमने फंक्शन लिखा है डेफ माई फंक्शन, उसमें x इक्वल 10 और प्रिंट किया है वैल्यू इनसाइड फंक्शन, तो इसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ फंक्शन ही होगा। x इक्वल 20 किया, यहाँ पे माई फंक्शन कॉल किया, तो ये वाला जो x होगा वो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये 20 वैल्यू आएगी। तो इसको अगर हम इसी एग्जाम्पल को अगर हम करके देखें तो हम इसको लाइव देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे इसमें हमने सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया, इस तरह से डेफ माई फंक्शन x इक्वल 10, x इक्वल 10 में इसका स्कोप सिर्फ ये फंक्शन की बॉडी ही है, तो ये 10 यहाँ प्रिंट करेगा। उसके बाहर जो प्रोग्राम का स्कोप है उसमें x इक्वल 10 एग्जिस्टेंस नहीं रखता। यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल डिफाइन हुआ x इक्वल 20, और जब हमने ये फंक्शन कॉल किया तो इसने प्रिंट किया वैल्यू इनसाइड फंक्शन 10 एंड देन आफ्टर दैट वैल्यू आउटसाइड फंक्शन 20। इस तरह से पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू क्या होता है, ऑल सारे पैरामीटर्स जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पाइथन में वो पास बाय रेफरेंस होते हैं। इसका मतलब है अगर हमने पैरामीटर की वैल्यू को चाहे विद इन फंक्शन चेंज करें या बाहर चेंज करें, वो उसके एग्जिस्टेंस यानी कि उसकी मेमोरी में ही उसकी वैल्यू चेंज होती है। पास बाय वैल्यू का मतलब है कि हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भेजते हैं। पास बाय रेफरेंस का मतलब है कि हम उसका रेफरेंस भेजते हैं, मतलब जो उसकी मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर चेंज करते हैं, यानी कि चाहे वो कहीं से भी कॉल हो उसकी वैल्यू चेंज ही मिलेगी। जैसे हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे डेफ चेंज मी माई लिस्ट। यहाँ पर हमने एक माई लिस्ट बनाया प्रोग्राम में 10 20 30, चेंज मी में हमने माई लिस्ट पास की, तो हमने ये ऐसा रेफरेंस पास किया माई लिस्ट, इसी माई लिस्ट के अंदर हमने अपेंड करा, तो एक तरह से पूरी लिस्ट ही चेंज हो गई और इसमें अपेंडेड आ गया 1 2 3 4।
तो चाहे वो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर चेक करें, यहाँ चेक करें, दोनों की वैल्यू अपेंडेड यानी कि चेंज्ड वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ये होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पर हमने ये पास बाय वैल्यू किया था, ये वाला जहाँ पे हमने प्लस किया, ए और बी की हमने वैल्यू पास की थी। अगर मैं यहाँ पर फिर से एक ए और बी डिफाइन करती तो उसकी वैल्यू अलग होती। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम दोनों चीजें करेंगे, पास बाय वैल्यू भी और पास बाय रेफरेंस भी। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट पैरामीटर लिया, उसमें अपेंड किया 1 2 3 4। यहाँ हमने प्रिंट करा ताकि हम डिफरेंस देख पाए। और रिटर्न, रिटर्न अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हमने कुछ रिटर्न करना नहीं था, वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। यहाँ मैंने माई लिस्ट को डिफाइन किया, इनिशियल डिफाइन किया, पहले जो करते हैं सबसे पहले, तो प्रोग्राम में डिफाइन किया, इसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। इस तरह से यहाँ हमने देखा वैल्यू इनसाइड फंक्शन में भी अपेंडेड वैल्यू है, वैल्यूज आउटसाइड फंक्शन में भी अपेंडेड वैल्यू है, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस हुआ। ठीक है, अगर हमने फंक्शन के अंदर फिर से माई लिस्ट में असाइन किया होता तो पास बाय वैल्यू होता। इस तरह से जैसे ही हमने यहाँ पर अपेंड किया, यहाँ अपेंड करने के बजाय अगर हम यहाँ पर इक्वल करेंगे तो इसका मतलब ये न्यू वेरिएबल बन गया इसके अंदर, और न्यू वेरिएबल के अंदर हमने ये 1 2 3 4 असाइन किया, यहाँ पर अपेंड नहीं हुआ, ये नया वेरिएबल बन गया। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये रिजल्ट्स देगा वैल्यू इनसाइड फंक्शन 1 2 3 4, वैल्यूज आउटसाइड फंक्शन 10 20 30 40। तो इसमें हमने उसे फिर से चेंज कर लिया, जैसे ही हम पाइथन में इक्वल करते हैं तो वो नया असाइन करता है, नया वेरिएबल असाइन कर देता है और पुराने वेरिएबल को वो ओवरराइड कर देता है। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हम लोग ये भी कहते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, मतलब वो रिक्वायर्ड हैं। अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए हैं तो उसे पास करना ज़रूरी है, और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने दिए हैं, सपोज नेम के बाद हमने ऐसा कुछ लिखा होता फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, तो वो उसी सीक्वेंस में हमें पास करना पड़ता। तो डेफ ग्रीट नेम, ये हमने एग्जाम्पल पहले भी किया है, और फिर हमने प्रिंट किया हेलो नेम। तो यहाँ नेम पास करना ज़रूरी है, उसके बिना अगर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो एरर आ जाएगा। इसको कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक यहाँ पर ट्राई मारते हैं, हमने ये एग्जाम्पल पहले भी किया था। सपोज मैंने इसी को, इसके अंदर ही दो पैरामीटर्स पास किए, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अगर मैंने यहाँ पे दो डिफाइन किए, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पास करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल पास्ड है, दो आर्ग्यूमेंट्स पास्ड है, तो यहाँ पर हमें दूसरा भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, बात यह कि यहाँ पे हमें सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने होंगे सेम सीक्वेंस में, इस तरह से। ये होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट, जो कि हमारा प्रॉपर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है अननोन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अननोन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मींस जिसमें हम कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टार के साथ। हमें पैरामीटर से पहले स्टार देना पड़ता है और फिर उसमें हम कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। इसे हम आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया डेफ ग्रीट नेम्स स्टार नेम्स हेलो नेम 0 नेम्स 1 नेम्स 3, यहाँ पर हम कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे इसी में ही हमने यहाँ पर स्टार नेम्स करा,
सपोज हमने इसमें 3 पैरामीटर्स पास करें तो उन तीनों को लेगा, इस तरह से प्रिंट करेगा। अगर हमने यहाँ पर और भी पास करें तो उसमें भी एरर नहीं आएगा, बट क्योंकि हमने यहाँ 2 ही लिए हैं तो ये 2 ही करेगा। यहाँ पर अगर हम एक और पैरामीटर ले लेंगे तो वो भी प्रिंट कर देगा। तो कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं विद की इक्वल वैल्यू से। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने 3 चाइल्ड किए, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम जो भी सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली वही पास करें। अगर हम पास करते टाइम यहाँ पर नेम लिखेंगे, यानी कि चाइल्ड 1 में रीना, चाइल्ड 2 में शोभित, चाइल्ड 3 में लीना, ये उसी तरह से उसको लेगा विद नेम। की के नाम से उसको चेक करेगा और उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू असाइन करता है। और फिर जब हम प्रिंट करेंगे चाइल्ड 3 तो उसमें ये लीना ही प्रिंट करेगा, जबकि हमने पास करते टाइम उसको लास्ट में लिखा था। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नाम से रिकॉग्नाइज करता है, की के नाम से। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हमने यही ले लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मैंने यहाँ पर सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया, लेकिन पास करते टाइम हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। लास्ट नेम इक्वल तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने क्या सीक्वेंस लिया है। चाहे हम यहाँ पर अब नेक्स्ट में फर्स्ट नेम पहले ले लें, इस तरह से, पर ये प्रिंट इसने ठीक ही किया। चाहे हमने लास्ट नेम पहले लिया, फर्स्ट नेम बाद में लिया, बट इसने उसी सीक्वेंस में प्रिंट किया। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है अगर हमें नहीं पता कि हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो हम नेम से पहले, पैरामीटर के नेम से पहले डबल स्टार लगाते हैं। इससे ना तो ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे कोई फर्क पड़ता है और कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हम पास कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, जैसे डेफ ग्रीट, यहाँ पर स्टार स्टार पर्सन लिखा, तो वेरिएबल का नाम है पर्सन। अब इसमें हम कितने भी पर्सन में पास कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और भी कितने भी पैरामीटर्स। तो जैसे हमने यहाँ प्रिंट किया हेलो पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब ये पर्सन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो हम इन नेम्स को यूज करेंगे, इन कीज को यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नेम इक्वल रोहित, लास्ट नेम इक्वल सहगल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 2 ही चीजें हम पास कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमने एज भी पास किया, लेकिन क्योंकि एज यहाँ प्रिंट नहीं किया है तो वो यहाँ प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन जितने यहाँ यूज कर रहे हैं अगर हमने उससे कम यहाँ से पास किए तो ये एरर देगा। जैसे कि हमने 4th लाइन में फर्स्ट नेम इक्वल टीना पास किया, लेकिन ये यहाँ पे लास्ट नेम भी एक्सपेक्ट कर रहा है और लास्ट नेम हमने यहाँ से पास नहीं किया, उस केस में ये एरर शो करेगा। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे डेफ ग्रीट स्टार स्टार पर्सन, इसमें हमने प्रिंट किया पर्सन फर्स्ट नेम, पर्सन लास्ट नेम। अब इसे कॉलिंग में लिखा फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम शर्मा। अगर इसी को हम डिफरेंट वे में लिखें, जैसे हमने सपोज इसको उल्टा लिख दिया, यहाँ पर लिखा लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हमने थर्ड पैरामीटर प्रिंट किया एज। जैसे इसे रन करेंगे यहाँ पे रन होगा। चाहो तो हम यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर, क्योंकि पहले नहीं था, अब हमने अगर यहाँ पर डाल दिया एज, इस तरह से यहाँ पर एज प्रिंट किया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स तीनों के तीनों यहाँ पे शो किया, अगर हम यहाँ पर कहीं भी कोई मिस कर देंगे, सपोज मैंने यहाँ से एज हटा दिया, अब ये एरर देगा, की एरर। तो जितने भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं उतने देना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर में होता है कि अगर हम फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे डेफ माई फंक्शन कंट्री इक्वल नॉर्वे, अगर हमने यहाँ पर कॉलिंग से कोई वैल्यू नहीं पास की तो ऑटोमेटिकली कंट्री नॉर्वे ले लेगा। और जब हम प्रिंट करेंगे और यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं है तो वो वही वैल्यू को शो कर देगा। जैसे माई फंक्शन स्वीडन लिया तो स्वीडन दिखाएगा, इंडिया लिया इंडिया दिखाएगा। जब हमने ब्लैंक पास किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नॉर्वे प्रिंट कर देगा, और जब ब्राजील किया तो ब्राजील। यानी अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू।
नेक्स्ट आता है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ये हमने पहले भी एग्जांपल किया है, डेफ सम ए कॉमा बी। इसमें हमने रिटर्न किया ए प्लस बी, ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी जहाँ पर कॉलिंग हो रहा है, यानी कि सम 10 कॉमा 20, तो यहाँ से रिटर्न किया जाएगा 10 प्लस 20 का सम 30 टोटल में जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न जो है वो किसी वेरिएबल में प्रिंट करता है, वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू रिटर्न करता है, या सीधा हम प्रिंट भी कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं, सम 5 कॉमा सम 10 कॉमा 20 को इसने यहाँ प्लेस किया और फिर उन दोनों का भी सम निकाला, इस तरह से। तो फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, जिसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वैल्यू रिटर्न करते हैं। रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है कि रिकर्जन का मतलब होता है कि अपने आप को कॉल करना, यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोसेस जिसमें कुछ चीज़ अपने आप को ही कॉल कर रही होती है, अपने आप को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसेस में यूज़ कर रही होती है। रिकर्जन का मतलब होता है जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, यानी कि एक तरह से लूप लग जाता है, कोई कंडीशन बेसिस पे वो फिर से अपने आप को कॉल करता है, फिर से वो कंडीशन ट्रू होती है, फिर से कॉल करता है। तो उस पूरे लूप को ख़त्म करने के लिए हमें कोई ऐसी कंडीशन भी देनी होती है जब उस फंक्शन से बाहर आ जाए। तो रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल करता रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि हम इस इधर एक एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया डेफ ट्राई रिकर्जन, इसमें के पास किया। अगर के 0 से बड़ा है तो रिजल्ट के प्लस ट्राई रिकर्जन, यानी मान लो हमने के में 6 पास किया, 6 0 से बड़ा है तो क्या बन जाएगा 6 प्लस ट्राई रिकर्जन के माइनस 1, यानी कि फिर से यहाँ पर एक वैल्यू कम पास करता हुआ इसी फंक्शन को कॉल करेगा, यानी कि 5 पास करेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हमने एरो से समझाया हुआ है, जैसे ही यहाँ पे के प्लस यानी 6 प्लस 5 यहाँ पर पास होगा और फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर 5 0 से बड़ा है तो फिर क्या आएगा 5 प्लस 4 पास होगा यहाँ पे इस फंक्शन में, यानी 6 प्लस 5 प्लस 4, और फिर से इसने 4 पास किया तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। जैसे ही वो 0 बनेगा के की वैल्यू तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अब वो पूरा वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा, बैक टू द मेन प्रोग्राम। तो रिकर्जन कहाँ से हुआ, जब इसने अपने आप को कॉल करा, बार बार अपने आप को कॉल करा, तो तब उसे हम कहते हैं रिकर्जन, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। और एंड में जाके हमें कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ये सारा फॉल्स हो जाएगा और फिर वो वापस कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने ट्राई रिकर्जन 5 किया तो कैसे आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि रिजल्ट इज 15, इस तरह से। तो रिकर्जन के बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल हैं फैक्टोरियल, फिबोनाची, ये सब इसके काफ़ी पॉपुलर हैं, फंक्शंस हैं जिसे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर हम और भी एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए रिकर्जन क्या होता है। हम वही ट्राई रिकर्जन का एग्जाम्पल करते हैं इसमें। यहाँ पर हमने रिजल्ट दिया के प्लस ट्राई रिकर्जन के माइनस 1, इसने फिर से दोबारा कॉल किया। ऐसे करते करते एंड में हमने जब जब हमारा के की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तब प्रिंट किया रिजल्ट इक्वल 0। फिर रिटर्न रिजल्ट, जब हम इसे प्रिंट करेंगे रिकर्जन एग्जाम्पल, और यहाँ पर जब हम इसे कॉल करेंगे तो इसमें हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो उसका सम निकाल के लाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर 5 पास किया तो ये 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको अगर हमें कमेंट कर दें तो ये बार बार प्रिंट नहीं होगा और उसमें इजीली समझ आ जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पर हमने 6 पास किया तो उसी के अकॉर्डिंग ये उसका सम निकालेगा। तो इस तरह से इसने फंक्शन को अपने आप को कॉल किया बार बार। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं फैक्टोरियल का, जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने लिखा डेफ फैक्ट रिकर्जन, इसमें n पास किया नंबर के लिए, if n equal 1 return n,
अदरवाइज हमें फिर फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस टाइप से, तो यानी मल्टीप्लाई आएगा। एल्स के केस में रिटर्न n इंटू, अब हमें सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा, फैक्ट अंडरस्कोर रिकर्जन, अब n-1 पास होगा इसमें इस टाइप से, ठीक है। अब जब कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग में हमें करना होगा फैक्ट अंडरस्कोर रिकर्जन। अगर हमने 5 पास किया तो एक इसका आंसर होना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस टाइप से इसका थोड़ा सा स्मॉल नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। इस तरह से किसी भी नंबर का रिकर्जन फाइंड करेगा। अब रिकर्जन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। रिकर्जन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर होता है तो उसको हम छोटे छोटे स्मॉल सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके उसको रिकर्जन में यूज़ कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोडिंग को। सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में नेस्टेड आइट्रेशन को रिकर्जन, जो लूप के अंदर लूप होता है उसको हम रिकर्जन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लूप्स को या नेस्टेड लूप्स को या नेस्टेड आइट्रेशंस को हम प्रॉपरली रिकर्जन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। रिकर्जन फंक्शंस जो होते हैं उससे कोड सिंपल और इफेक्टिव नज़र आता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है और टाइम भी लगता है रिकर्सिव कॉल्स में, जिससे कि अगर आप देखोगे तो कोड थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, एग्जीक्यूशन एक्सपेंसिव हो जाती है। रिकर्सिव फंक्शंस जो है वो डीबग करना चैलेंज होता है। जैसे बहुत ही टिपिकल कोड लिखा हुआ है उसमें हम बार बार रिकर्सिव फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, तो उसमें डीबगिंग थोड़ी टफ हो जाती है, प्रॉब्लम निकालना टफ हो जाता है। और अदरवाइज अगर हम देखें कि रिकर्जन के लिए जब बिग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें रिकर्जन का एकदम से माइंड दिमाग में नहीं आता, आप सोच नहीं पाते हो, तो कई बार हम फिर लॉन्ग 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 कोड लिखते जाते हैं, बाद में जाके लगता है कि इसको हम रिकर्जन से कर सकते थे और सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो फिर उसको और हम लेटर ऑन रिवर्क करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें उतना हम थिंक थ्रू नहीं कर पाते कि हमें एकदम से यहाँ पे रिकर्जन लगाएंगे तो बेटर कोडिंग हो जाएगी, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज रिकर्जन इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर बेटर मैनेजेबल और बेटर सिंप्लिसिटी के लिए, लॉन्ग प्रोग्राम्स की सिंप्लिसिटी के लिए। नेक्स्ट आता है लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिसमें फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, कोई नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता, इसमें एक एक्सप्रेशन में ही हम सब डिफाइन कर देते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम लैम्डा लिखते हैं और लैम्डा के साथ लेफ्ट साइड पे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और राइट साइड पे हम एक्सप्रेशंस देते हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके। लैम्डा फंक्शन के अंदर हम 0 या ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कॉलन के बाद हम एक्सप्रेशन देते हैं जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन देते हैं। इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर लिखा, स्क्वायर इक्वल लैम्डा एक्स कॉलन एक्स इंटू एक्स, तो स्क्वायर 5 निकाला। इसी तरह से ग्रीट है तो लैम्डा नेम प्रिंट हेलो नेम ऐसे किया, जिसमें हमने कुछ भी, यहाँ पे देखोगे तो हमने सिर्फ एक नेम पास किया और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, कुछ कैलकुलेशन रिटर्न नहीं हो रही। ऐसी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, कॉलन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा 3 नंबर्स का सम। जैसे यहाँ हम एक लैम्डा फंक्शन लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं, यहाँ हमने स्क्वायर निकाला और जब हम इसमें वैल्यू हमें कैसे पास करनी होगी, स्क्वायर और ब्रैकेट में वैल्यू, तो x में 5 पास होगा और उससे वैल्यू प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर हमने ग्रीट वाला हम एग्जांपल कर रहे थे, अगर हमें ग्रीट एग्जांपल करना होगा, नेम वेरिएबल हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, अब यहाँ पर हम अपना एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ग्रीट में हम जो भी नेम देंगे यहाँ पर, ये उसके लिए एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं लैम्डा में, तो जैसे सम इक्वल, हमने एनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो स्टार एक्स को यूज करने के लिए एक्स 0 x1 इस टाइप से हमने कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे और जब हम कॉलिंग करेंगे तो उसमें हम ब्रैकेट में दे सकते हैं
इस टाइप से। तो इस तरह से हम कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट वाला सॉल्व होता है इससे। अब ऐसे भी हो सकता है कि हमने लैम्डा में कोई भी नेम भी नहीं दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया, मीन्स कोई पैरामीटर ही नहीं दे रहे हम लोग। तो ऐसा भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैरामीटर देना जरूरी है, विदाउट पैरामीटर भी हम लैम्डा को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो लैम्डा यहाँ पर हमने लिख दिया से हेलो वर्ल्ड, इस टाइप से। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं पैरामीटर लेस लैम्डा फंक्शन। हम पैरामीटर लेस लैम्डा फंक्शन एनोनिमस भी बना सकते हैं। एनोनिमस कैसे, कि हमने ये रिटर्न एक नाम भी नहीं दिया, यहाँ पर हमने लिखा लैम्डा x इंटू एक्स और ब्रैकेट में 5, इस टाइप से। तो यहाँ पर ही हमने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी पास कर दी और यहाँ पे कोई नाम भी नहीं दिया। तो ये एक तरह से एनोनिमस लैम्डा फंक्शन हो गया। लैम्डा फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं और किसी भी स्टेटमेंट में हम इसको दे सकते हैं, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमने एनोनिमस कर लिया। तो लैम्डा जो है पैरामीटर लेस भी हमने करके देख लिया और एनोनिमस भी किया। तो लैम्डा फंक्शन जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो उसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इजीली वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है। अब लैम्डा फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? लैम्डा फंक्शन जो है उसमें एक ही एक्सप्रेशन होता है, जबकि रेगुलर फंक्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। लैम्डा में कोई नाम एसोसिएटेड नहीं होता, जबकि डिफरेंट दूसरे जो हमारे रेगुलर फंक्शंस होते हैं उसमें एक नेम होता है और उसके बाद हम उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं। लैम्डा में रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, बॉडी ऑटोमेटिकली रिटर्न करती है, जबकि रेगुलर फंक्शंस में रिटर्न वैल्यू होती है जो कि रिटर्न स्टेटमेंट उसमें मेंशन होती है। अब एक एग्जांपल कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा कम हम लोग वैसे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम जनरली ले लेते हैं। तो उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको कॉल कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ माई फंक्शन, उसमें एक पैरामीटर पास किया n, यहाँ पर रिटर्न में ही लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा। यहाँ पर a है, a इक्वल a इंटू एन, n जो कि हमने यहाँ पर इस रेगुलर फंक्शन में पास किया, ठीक है। और लैम्डा में जो a है ये लैम्डा के लिए a है, यानी लैम्डा में पैरामीटर है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा माई डबलर, मैंने एक डबलर करा, डबलर के लिए माई फंक्शन, उसमें 2 पास किया, तो n में पास हुआ 2, ठीक है। अब a में क्या आएगा, जब ये हमने एग्जीक्यूट करना है, तो अब यहाँ पर मैंने एक प्रिंट लिखा, प्रिंट में माई डबलर में सपोज समझ लो ये ऐसे है कि माई डबलर इक्वल लैम्डा a कॉलन a इंटू एन। तो हम उसे कैसे कॉल करते हैं, माई डबलर के अंदर यहाँ वैल्यू पास करेंगे इस टाइप से। तो 11 इंटू 2, ये 11 पास हुआ a के लिए, तो 11 इंटू 2 ये वही चीज हो गई। सपोज अगर मैं एक नॉर्मल ऐसे लिखूं माई डबलर, सपोज अभी हम जब तक लैम्डा फंक्शंस कर रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे माई डबलर इस टाइप से हो गया। यहाँ पर मान लो मैंने 2 लिख दिया। तो ये वही चीज हम उस तरह से करें कि रेगुलर फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये वही चीज हमने थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में करी है। तो यहाँ a इक्वल ए कॉलन ए इंटू एन, एन यहाँ पे रेगुलर फंक्शन में पास हो रहा है जो कि 2 हो गया, और लैम्डा में जो a है वो माई डबलर में पास होगा यानी कि 11, इस तरह से। अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये उसका मतलब इंटू 3 कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम रेगुलर फंक्शन में भी लैम्डा फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो हमने आज सारे फंक्शंस यूज करने सीखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, फिर लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस क्या होता है, और उसके बाद रिकर्जन फंक्शन। सो हमने सारे फंक्शंस कंप्लीट करे। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो होप दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।